अगर हमने 10 प्रोजेक्ट विजिट किया तो वो एनालिसिस निकाल कर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट कंपैरेटिव एनालिसिस होती है, एग्जैक्ट रेट मार्केट का किस बिल्डर का है। एक बिल्डर का नॉमिनल खर्च पड़ता है 4800 से 5000, तो कोई बिल्डर अगर 3500-2500 में दे रहा है तो वहां हमारे बायर्स को सोचने का मुद्दा है। सबसे पहले तो लैंड का अगर पता करें, अगर उसको इजिली लोन हो जा रहा है तो 99% आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। प्राइवेट एनबीएफसी बैंकों का क्या है ना कि वो उनके जो एसोसिएट्स हैं, जो मार्केटिंग में लड़के हैं जो लोन देते हैं, उनका होता है बस लोन हो जाए कैसे भी, ड्यू टू देयर कमीशन। वो मैक्सिमम चीजें वेरीफाई करने में थोड़ा डिले करते हैं, या अगर हल्की फुल्की कोई गलती भी है ना तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी में नहीं करना चाहिए। तो हमारे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप कोशिश करें मैक्सिमम सरकारी बैंक से ही कराने का, क्योंकि कितनी बार आपको अभिषेक जी ये भी देखने को मिलता होगा कि कस्टमर ने सब कुछ फाइनल किया, पता चला कि बैंक के पास मॉर्गेज है, कस्टमर ने वेरीफाई नहीं किया तो वो लोन तो आप पे गिरेगा। बैंक पहले कहेगा क्लियर करने के लिए, तो वो चीज भी आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी है कि नहीं वो चीज भी आप वेरीफाई कर लीजिए। 2-3 चीजें, बंटवारा देख लीजिए, बंसावली देख लीजिए, रजिस्टर 2 में जरूर चेक करवा लीजिए। जब आपने मुझे बेच दिया तो आपके नाम से हर चीज रिप्लेस होकर मेरे नाम पे शिफ्ट होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कस्टमर क्या करते हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद म्यूटेशन दाखिल खारिज के लिए टाइम ले लेते हैं। अब वही टाइम में जो सेकंड पार्टी है, जो फ्रॉड करने वाले हैं या जिनको थोड़ी सी कनिंग माइंड है, वो रजिस्टर 2 में अपना नाम चढ़वा के वो क्लेम कर देते। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। जमीन में निवेश करने से पहले कानून और डेवलपमेंट का सच जानना जरूरी है। जुड़िए हमारे साथ। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस खास प्रोग्राम जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, इसमें आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दों को लेकर जिसको लेकर सभी लोग काफी परेशान रहते हैं। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कैसे प्रॉपर्टी में फंसने से बचा जा सके। जैसे बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी लेते समय किसी गलत तरीके में, गलत चीजों में फंस जाते हैं, पैसा डूब जाता है। ये तमाम बातें करेंगे आज, और इस बात को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुशील मौर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बता दूं आपको, सुशील मौर्य जी जो है ड्रीम स्पेस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के यहाँ पे डायरेक्टर हैं और एक ये कंसल्टेंसी फर्म है। तो सुशील जी, आज के परिवेश में अगर मैं बात करूं तो बहुत जगह देखा जाता है कि प्रॉपर्टी लोग लेना तो चाहते हैं लेकिन बहुत डरते हैं कि मेरा पैसा डूब ना जाए। और खास करके पटना में देखा जाए तो ये काफी चीजें होती है, और हम लोग पटना में हैं, और पटना में जब बात करेंगे तो किन चीजों से बच के रहना चाहिए और कैसे प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल निकालेंगे, इस पे हम बात करेंगे। पहले तो अभिषेक जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और थैंक यू बीएमडब्ल्यू न्यूज की आपने इस काबिल समझा कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और इससे रियल एस्टेट्स के मुद्दे से डिस्कस करने की एक हमें मौका दिया। सबसे पहले क्या है ना कि हम लोग बायर को भी एक चेतावनी देना चाहते हैं कि बायर भी पटना में क्या है ना, पटना या कहीं भी स्टेट में वो सबसे ज्यादा कम रेट की चीजों पे जल्दी जाते हैं। और मेरा मानना है कि मार्केट में कम रेट में चीजें वही मिलती हैं जिनमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है या कोई ना कोई उसमें कमी है। ये चीजें हमें समझने के लिए कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार महंगा रोए एक बार। एग्जैक्टली, एकदम सही कहा आपने। इसीलिए मेरा पहले अपने सारे दर्शकों से अनुरोध है कि आप प्रॉपर्टी में मार्केट वैल्यू पता करने के बाद उस रेट के वैल्यू की प्रॉपर्टी पे ही जाएं। तो सुशील जी, आपने मार्केट वैल्यू की बात की, मैं कहूंगा कि मार्केट वैल्यू कैसे पता करें, क्योंकि गवर्नमेंट रेट्स कुछ और भी होते हैं और प्राइवेट जो रेट्स होते हैं जो अपने मन हिसाब से लोग रखते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरा ये वैल्यू है। जी जी, तो वो कैसे डिफरेंशिएट? क्या है ना कि हम कोई भी बायर हो, हम हो या आप हो, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को सर्च करते हैं तो हम 3-4 प्रोजेक्ट को जरूर सर्च करते हैं मिनिमम, बिल्कुल, या 10 प्रोजेक्ट को जरूर विजिट करते हैं। अगर हमने 10 प्रोजेक्ट विजिट किया तो वो एनालिसिस निकाल कर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट कंपैरेटिव एनालिसिस होती है, एग्जैक्ट रेट मार्केट का किस बिल्डर का है। अब उसमें क्या सबसे जो लोएस्ट बिल्डर गया उस पर आपको कंसिडर करने की जरूरत है कि वो बिल्डर इतना सस्ता क्यों दे रहा है। आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बताते हैं। क्या है कि कुछ बिल्डर पटना में 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट, 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट में दे रहे हैं। वहां हमारा कस्टमर कहता है कि 2500 रुपए स्क्वायर फीट में ये बिल्डर फलाने बिल्डर दे रहे हैं। आपको सोचना है कि 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ता है। अगर कोई भी बिल्डर या कोई भी डेवलपर्स अगर बढ़िया मटेरियल यूज कर रहा है ना तो 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, प्लस पीएमसी, रेरा, फायर, ये सब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मान के आप मानो तो
ये अराउंड आपको 4600 से 4800 रुपए पर स्क्वायर फीट पहुंच जाता है। अच्छा। क्यों? 2000 आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता दिया जी। जो हमारा कन्वर्जन पे लैंड ओनर से लिया गया उसका भी डेवलपमेंट करके बिल्डर को ही देना है। ठीक है। तो 2000 इंटू 2 हो गया तो 4000 तो ऐसे ही हो गया। 600-700 रुपया 800 रुपया के अराउंड खर्चा जाता है मिसलिनियस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। वो एड ऑन करेंगे तो एक बिल्डर का नॉमिनल खर्च पड़ता है 4800 से 5000। तो कोई बिल्डर अगर 3500-2500 में दे रहा है तो वहां हमारे बायर्स को सोचने का मुद्दा है। कुछ जगह में सोचना चाहिए एग्जैक्टली। अच्छा, क्या डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखने वाली चीज होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम साथ में रखें, या किस डॉक्यूमेंट से ये पता चल जाए कि नहीं ये लैंड जो है ये फेक नहीं है, ये फॉर्जरी लैंड नहीं है, ये ठीक लैंड है? सबसे पहले तो लैंड का पता करें, अगर उस पर इजिली लोन हो जा रहा है तो 99% आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। ये बैंक इज फाइनेंसिंग ऑन दैट लैंड, मतलब आपका जो लैंड है वो एकदम साफ सुथरा है। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोन होने की बाद भी बहुत लोग फंस जाते हैं। जैसे अभी मैंने बहुत सारे केसेस देखे, एसबीआई की जहां तक बात है तो एसबीआई पे तो लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं, लेकिन जहां तक जैसे एलआईसी हाउसिंग है या और भी जो प्राइवेट कंपनीज के जो है लोन वगैरह अवेलेबल कराते हैं, तो वहां पे देखा जाता है बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉपर्टी कोई लेता है तो उसके बाद इतने फंड्स तो होते नहीं है कि एक बार में पैसा लगा। और कहीं ना कहीं वो इनकम टैक्स से बचने का भी एक जरिया है कि भाई डायरेक्ट हम पैसा लगाएंगे तो इनकम टैक्स की नजर नोटिस ना आ जाए। तो ये चीज भी रहती है। तो मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो ऑफर करते हैं लोन को, खास करके प्राइवेट पार्टीज जो हैं, तो वहां पर से कैसे निकला जाए? ये तो चलिए मान लेते हैं कि बैंक आपने कहा कि लोन करेगा तो वो पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, लेकिन ऐसा कोई, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा बंदा हो जिसका लोन तो हो गया है बट वेरीफाई करने में कहीं चूक हो गई, तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? वो जनरली गवर्नमेंट सेक्टर वाले बैंक से नहीं होता है। अच्छा। गवर्नमेंट ईच एंड एवरी पेपर को बहुत माइन्यूटी रूप से वेरीफाई करती है, चाहे वंशावली हो गया, फैमिली ट्री हो गया, डीड हो गया, आपको मतलब आधार पैन जो होता है, फैमिली ट्री जो होता है, या खतियानी है नहीं है, रजिस्ट्री प्लॉट है नहीं है, ये सब बैंक इजिली वेरीफाई करती है। आपने जो अभिषेक जी बोला ना कि एलआईसी और ये सब प्राइवेट एनबीएफसी बैंकों का क्या है ना कि वो उनके जो एसोसिएट्स हैं, जो मार्केटिंग में लड़के हैं जो लोन देते हैं, उनका होता है बस लोन हो जाए कैसे भी, ड्यू टू देयर कमीशन। वो मैक्सिमम चीजें वेरीफाई करने में थोड़ा डिले करते हैं, या अगर हल्की फुल्की कोई गलती भी है ना तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी में नहीं करना चाहिए। तो हमारे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप कोशिश करें मैक्सिमम सरकारी बैंक से ही कराने का, वो ज्यादा सेफ रहेगा। तो प्राइवेट वाला प्राइवेट थोड़ा है, आप जिस बैंक का नाम लिए ना उनमें ऑलमोस्ट है कि वो ठीक है लोन हो जाएगा, बट आगे कोई दिक्कत आएगी तो प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो मतलब अब अगर मैं बात करूं, जैसे पटना में कई बार केसेस देखने को मिलता है कि किसी और की जमीन थी, किसी और ने कब्जा कर लिया, इन सब चीजों से कैसे बचा जाए? इन सब चीजों से बचने का एक ही उपाय है कि आप एक एक चीज, जितना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक बायर को पास एक सेलर से मांगना चाहिए, आप सेलर से जो बेच रहा है उससे सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगो। अब वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप खुद से वेरीफाई करनी होगी। ये नहीं कि मैंने किसी लीगल टीम को दे दिया, किसी को दे दिया कि वेरीफाई करें। आप पर्सनली रह के वहां वेरीफाई करो एक से एक चीज कि बंसावली में इनका नाम है कि नंबर नहीं है, कि मान लीजिए कि किसी एक्स बंदे ने अपना फ्लैट बेचा आपको, तो एक्स बंदे का बंसावली में उनके फादर ने जो जमीन आ रही है या जो फ्लैट आ रहा है उसमें बंसावली में उनका नाम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डीड में उनका नाम है कि नहीं, डीड उनके नाम से है कि नहीं, प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं है। अगर लोन है तो इजिली वेरीफाइड है, नहीं लोन है तो भी आपको वहां चेक करना है कि अगर वो बैंक से कोई मॉर्गेज तो नहीं है। क्योंकि कितनी बार आपको अभिषेक जी ये भी देखने को मिलता होगा कि कस्टमर ने सब कुछ फाइनल किया, पता चला कि बैंक के पास मॉर्गेज है, कस्टमर ने वेरीफाई नहीं किया, तो वो लोन तो आप पे गिरेगा। बैंक पहले कहेगा क्लियर करने के लिए, तो वो चीज भी आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी है कि नहीं वो चीज भी आप वेरीफाई कर लीजिए। 2-3 चीजें, बंटवारा देख लीजिए, बंसावली देख लीजिए, रजिस्टर 2 में जरूर चेक करवा लीजिए। अगर जमीन ले रहे हैं तो रजिस्टर 2 में एंट्री होती है। ये रजिस्टर 2 क्या होता है? रजिस्टर 2 होता है कि सपोज आपका 2 जगह एंट्री होती है कि आपने सेल परचेज म्यूटेशन के बाद आपने जमीन ले लिया, अभिषेक ने जमीन लिया, उन्होंने मुझे बेचा, तो मेरा रजिस्ट्री तो हो गया, तो रजिस्टर 1 में मेरा नाम दिख रहा है, बट उसको दाखिल खारिज जब करा लिया, म्यूटेशन करा लिया, तो रजिस्टर 2 में भी मेरा नाम चढ़ना चाहिए। मतलब आपका रिप्लेस होकर मेरा आना चाहिए। वही ऑनलाइन चेक करेंगे तो दिखाएगा कि अभिषेक जी का नाम नहीं दिखाएगा, जो सेलर थे, जो करंट बायर है उनका नाम। 2 में आपका नाम दिखेगा जो बायर है, हाँ, और रजिस्टर 1 में उसका नाम दिखेगा जो नहीं, जो सेलर नहीं, आपको दोनों चीज चेंज होना होगा। अच्छा, दोनों चीज एग्जैक्टली। जब आपने मुझे बेच दिया तो आपके नाम से हर चीज रिप्लेस होकर मेरे नाम पे शिफ्ट होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कस्टमर क्या करते हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद म्यूटेशन दाखिल खारिज के लिए टाइम ले लेते हैं। अब वही टाइम में
जो सेकंड पार्टी है, जो फ्रॉड करने वाले हैं या जिनको थोड़ी सी कनिंग माइंड है, वो रजिस्टर 2 में अपना नाम चढ़वा के वो क्लेम कर देते तो हैं। वो क्या करना चाहिए, वो गैप को कैसे फिल करना चाहिए? मान लेते कोई मिसहैपनिंग हो गई किसी के साथ, हाँ, आप एक एप्लीकेशन डाल के छोड़ दीजिए, आपके पास मिसहैपनिंग हो गई, आप नहीं कर पा रहे हैं, एक साइन करके और किसी को ऑथराइज करके एप्लीकेशन डाल के छोड़ दीजिए। आपके पास तो लीगल प्रूफ है ना कि आपने अप्लाई कर दिया है। अब गवर्नमेंट टाइम पे अपलोड करती है नहीं करती है, वो हम टाइम देख सकते हैं। नहीं, मान लेते हैं जिसने रजिस्ट्री की, ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड ओनर जो बायर है, जिसने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उसमें कोई फर्स्ट पार्टी का रोल नहीं रहता है। नहीं, उसमें फर्स्ट पार्टी का रोल, वो सेकंड पार्टी के ऊपर ही है कि जितनी जल्दी वो मोटेशन करा ले, दाखिल खारिज ले। दर्शकों, ये बहुत जरूरी बात है, आप समझिए इस बात को, ये पॉइंट बेहद जरूरी है कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, रजिस्ट्री करा ली, लेकिन जिम्मेदारी फर्स्ट पार्टी की जो है, जो सेलर है, उसकी खत्म हो जाती है। आपकी जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है। जैसा कि सुशील जी बता रहे हैं कि रजिस्टर 2 में आप अपने चीजों को जल्दी चढ़ा लें। अगर कोई दिक्कत है तो कम से कम एप्लीकेशन डाल दें कि भाई इतने टाइम तक वो करा लेंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं दाखिल खारिज बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा यहीं पे दिक्कत होती है। एग्जैक्टली, कि मतलब एक पार्टी ने इसको भी सेल कर दिया और उसको भी सेल कर दिया। लीगली लैंड ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा और कोई चीज जब दाखिल खारिज होगा, नाम चढ़ एग्जैक्टली, तो पिछले का जो सेलर था उनका नाम हटेगा, आपका नाम चढ़ेगा। और ये ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो सेकंड पार्टी, जो चूंकि रजिस्ट्री तो हो चुकी है, तो सेकंड पार्टी दूसरे को भी रजिस्ट्री कर सकती है, इसके पास पावर है। देखिए, वो टोटल कहीं ना कहीं सबकी मिलीभगत होती है। अच्छा, अदरवाइज ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। चाहिए। अगर रजिस्ट्री ऑफिस एक आदमी के नाम पे अगर रजिस्ट्री हो गया, आधार पैन सब कुछ आप लिंक करके बता रहे हो, फिर सेकंड रजिस्ट्री कैसे पॉसिबल है? ये आज तक हम लोग को भी समझ में नहीं आया। ये कहीं ना कहीं या तो गेम ऑफ पेपर है या तो गेम ऑफ मनी है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। ये जो भ्रष्टाचार वाली जो बात चलती है, तो इसी वजह से चलती है। इसमें सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा जो बायर जो बाय करते हैं सेकंड रजिस्टर 2 में अपना नाम चढ़वा। मेरा तो अभिभावकों से, जो भी दर्शक है, उनसे अनुरोध है कि आप जो भी जमीन लें, जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जोड़ू और जमीन बहुत किस्मत से मिलती है। जमीन की वजह से झगड़ा होता है। और बिहार में झगड़ा होने का कारण क्या है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ रेट, पटना के जमीन या फ्लैट का कोई रेट नहीं है, जो मांग दे वही रेट डिसाइड हो गया है। तो यहाँ क्राइम का सबसे बड़ा जरिया ये भी है कि अगर किसी का 1 कट्ठा जमीन है ना, तो आदमी को देख रहा है करोड़ों रुपया का मेरे पास संपत्ति है, चलो यार इसको देख लेते हैं कैसे निपटा लेंगे। यहाँ भाई भाई को नहीं समझ रहा है, रिश्तेदारी खत्म हो गई है जमीन के चक्कर में। तो मेरा सबसे ज्यादा अनुरोध है कि कृपया आप जो भी जमीन फ्लैट ले रहे हैं, आप अपना मोटेशन और दाखिल खारिज समय से करा के आप निश्चिंत हो जाए। एक बार पीएमसी का रसीद कट गया आपके नाम पे, दाखिल खारिज हो गया। ये कई बार ऐसा भी होता है, म्यूटेशन करने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि दिक्कत है, कि कुछ गलत हो गया है, तो क्या वो क्लेम कर सकता है? क्लेम कर सकता है, बेशक क्लेम कर सकते हैं। उनके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, रजिस्ट्री पेपर है, म्यूटेशन के लिए आपने अप्लाई कर रहा है वो पेपर है, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है मेरे नाम पे ट्रांसफर होने में। अगर वो दिक्कत हमारे सेलर के साइड से अगर ट्रांसफर हो भी गया, दाखिल खारिज हो भी गया, और तब भी लग रहा है कि शायद कहीं कुछ ग्लिच आ गई है, या कुछ गलत छूट गया है, कुछ गलती हो गई है, तो क्या वो क्लेम कर सकता है, लेकिन उनको जस्टिफिकेबल रीजन देना पड़ेगा। अच्छा, पटना की बात मैं करूं तो पटना में अभी क्या रेट चल रहा है फ्लैट का? अगर मैं बात करूं, क्योंकि पटना की जो लोकेलिटी है वो उधर शगना मोड़ तरफ भी अब पटना बढ़ रहा है, दानापुर की तरफ बढ़ रहा है, उधर आप देखें तो मीठापुर की तरफ भी बढ़ रहा है, गांधी मैदान की तरफ भी देख रहे हैं, उस तरफ भी बढ़ रहा है। तो अब सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं हॉट सिटी, जो हॉट मतलब जो एरिया होता है, वो कौन सा है पटना का? वहां पे क्या रेट्स है? अभी करेंटली पटना में किसी भी एरिया को हॉट एरिया नहीं कह सकते। कारण क्या कि देखिए, डकबंगला अगर हॉट एरिया कहते हैं तो आपके पास जमीन नहीं है, वहां फ्लैट्स नहीं है। जो भी फ्लैट से 20 साल पुराने, हॉट एरिया कहने का मतलब है मेरे शगुना मोड़, दानापुर या मीठापुर, किस तरफ अभी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी? सबसे ज्यादा शगुना मोड़ करेंटली, हाँ, क्योंकि वो एक नया, आप समझ सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा, जो नोएडा एक्सटेंशन है, उस टाइप का वाइब दे रहा है वहाँ। अच्छा, वो पटना की तरफ, ग्रेटर नोएडा की तरफ वाइब दे रहा है, ग्रेटर पटना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। रोडेज काफी चौड़ी हो रही है, ठीक है। उधर हाई राइज बिल्डिंग का प्रपोजल सबसे ज्यादा है, जो हमारे मेन पटना टाउन में, सिटी में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जमीन नहीं बची है, और पहले अपना रेरा नहीं था, तो उतना एफआईआर भी नहीं मिलता था कि उतने हाई राइज बना सकते हैं। अभी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है सारे बिल्डर्स को कि हाई राइज के लिए आपको एफआईआर बढ़ा दी है। तब जो G+10, G+6 की बिल्डिंग थी, ऑलमोस्ट G+12, G+14, G+15 बन रहे हैं। हाँ, तो इधर लुक्स काफी अच्छे हो रहे हैं। कितने फ्लोर तक का है? अभी करेंटली जो वीनस कर रहा है G+36 है। G+36 है। तो ये मुझे लगता है हाईएस्ट होगा, एग्जैक्टली, टॉलेस्ट ऑफ बिहार एंड झारखंड।
तो ये बताइए, जैसे कि कई बार हमने देखा है, जब हम बाहर रहते थे तो बहुत बार होता था कि फर्स्ट फ्लोर या टॉप फ्लोर जो है वो कहता था कि वो अप्रूवल नहीं है, बट फिर भी वो बना बना गया देते हैं। तो G+36 जैसे अप्रूव्ड है, उसके अलावा जो बनाएगा तो वो तो इलीगल है, इलीगल। तो फिर वो चीजें जो है वो कैसे फाइंड आउट कर ये सकते हैं? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कस्टमर अगर चाहे तो जिस बिल्डर से वो फ्लैट ले रहा है उनका रेरा नंबर ले, और रेरा की वेबसाइट से ईच एंड एवरीथिंग वो वेरीफाई कर सकता है। वेरीफाई कर सकते हैं Exactly. जा करके कि अब वो कस्टमर ना वेरीफाई करे, ट्रस्ट में जाए, तो उनकी गलती, बिल्डर की गलती नहीं है। रेरा भी अपना एक टीम ऐसी है कि एक लीगल आइडेंटिटी है बिहार गवर्नमेंट की, जो खड़ी है आपको इंसाफ दिलाने के लिए। तो आप उनसे इंक्वायरी करेंगे तब ना कि मैं इस बिल्डर से ये कर रहा हूँ, क्या ये कैसे कैसे इनका प्रपोजल है, क्योंकि रेरा में सब कुछ लिखा रहता है कि G+10 का अप्रूवल है। तो अगर कहीं इन सब इंफॉर्मेशन के बाद भी अगर कस्टमर कहीं फंसता है तो क्या रिस्पॉन्सिबल होती है? रेरा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, बशर्ते आपको एविडेंस देना होगा। एविडेंस आप ऐसे ही वर्बली किसी के बारे में क्लेम नहीं कर सकते। ये तो खैर और सारी इनपुट चीजें जो है जी, रेरा जी, से लेना पड़ेगा। हम्म। खैर मेरा एक सवाल ये है कि अगर जैसे पेमेंट्स की जो बात आती है, कई बार होता है कि दो चीजें आती है कि लीज प्रॉपर्टी होती है जो कि 90 साल की लीज को लेकर, तो यहाँ भी वो चीज नहीं, यहाँ तो रजिस्ट्री है। जी, जी। तो रजिस्ट्री होने के बाद वो चीज उसकी प्रॉपर्टी हो गई। चलिए, तो ये भी एक पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ लीज एग्रीमेंट वाला नहीं होता है, 100% वो जो आपकी रजिस्ट्री होती है। जी, जी। दूसरा ये बताइए कि जो पेमेंट का टर्म्स होता है, जैसे कई बार होता है, कई लोग कहते हैं कि नहीं मुझे 50% दे दीजिए, 40% दे दीजिए, तो क्या रेरा के आने के बाद कुछ नॉर्म्स चेंज हुए, और वो नॉर्म्स क्या है? देखिए, नॉर्म्स चेंज हुए क्या ना कि बिल्डर भी एक जगह बाधित है रेरा के नॉर्म से कि आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में अगर हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान हो गया कि CLP जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, कि जैसे जैसे बिल्डर फ्लोर बनाता जाएगा वैसे वैसे अपने डिमांड लेटर भेजता जाएगा बायर को। वो भी रेरा आके वेरीफाई करता है कि कितने आप जो डिमांड लेटर बना रहे हो, बैंक और रेरा दोनों वेरीफाई करता है क्वार्टरली कि आप जो बिल्डिंग बना रहे हो कितने फ्लोर तक कंप्लीट कर दिया, कितने गिवन टाइम ऑफ पीरियड में, स्पैन ऑफ टाइम में। उसको अपलोड करना होता है हमारे बिल्डर्स के टीम को रेरा के वेबसाइट पे। अच्छा। रेरा वेरीफाई करती है, उनकी टीम आके वेरीफाई करेगी एक्चुअल फोटो है कि नहीं, या इन्होंने ऐसे ही तो नहीं फोटो कहीं से क्लिक करके अपलोड कर दिया। वो वेरीफाई करने के बाद वो अप्रूव करते हैं कि ठीक है ये बिल्डिंग अपने कमिटेड टाइम में इतने फ्लोर तक इन्होंने बना लिया है। तो जो रेरा का गाइडलाइन है, तो कस्टमर को भी हर एक फ्लोर का उनको पर्सनली आके चेक कर लेना चाहिए। ऐसे बैंक वेरीफाई कर रहा है, रेरा भी वेरीफाई कर रहा है, लेकिन इनको वेरीफाई करके उसके बाद ही पेमेंट रिलीज करनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं बिल्डर हूं, मैंने 20% पेमेंट मांगा अपने बायर से, तो बायर को ये पता होना चाहिए कि मेरा 20% लाइक मेरी एलिजिबिलिटी बन रही है कि नहीं। ऐसे ही पेमेंट करना रेरा के हिसाब से गाइडलाइंस क्या कहता है, तभी हम 20% पेमेंट जी वो वेरीफाई करना। ये क्या बाध्य है? बाध्य तो नहीं होगा जब तक अगर रेरा के द्वारा वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, तब तक तो बाध्य नहीं कि 20% पेमेंट करे ही करे। नहीं, देखिए बिल्डर को तो फंड चाहिए ना। अगर आपने बुकिंग कराया है तो बिल्डर को फंड चाहिए। बिल्डर वही फंड मांग रहा है जिसने जितना उसने बना रखा है। एज पर पेपर कमिटमेंट जो भी है, एग्रीमेंट होता है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। तो रेरा के बियॉन्ड भी एग्रीमेंट में कुछ रहता है? नहीं, रेरा के बियॉन्ड नहीं जा सकता, क्योंकि वो एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो होता है, रेरा को भी कॉपी जाता है। सेम फॉर्मेट में होता है। हाँ, सेम फॉर्मेट में रेरा को भी एक कॉपी जाता है। अच्छा। जो भी रजिस्ट्री होगी, क्योंकि जो भी बिल्डर कंप्लीट करता है बिल्डिंग ना, उसके बाद एक OC होता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। बिल्कुल। वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रेरा तब देता है जब रेरा टोटली वेरीफाई कर लेगा कि सारे बिल्डर का, सारे बायर्स का एग्रीमेंट हो गया, रजिस्ट्री हो गया, और ये बिल्डिंग पूरा नॉर्म्स पे बना है, तब जाके रेरा अपना OC देता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही कोई भी बैंकर उस पर फंड करता है फाइनल रजिस्ट्री के बाद। अगर मान लीजिए अभिषेक जी ने फ्लैट ले लिया, अब आपको किसी को 4 साल बाद बेचना है, तो बैंकर आपसे OC मांगेगा। इस बिल्डर का OC दीजिए हमें, कि रेरा ने सब कुछ फाइनली बढ़िया से डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया, तब आपने बिल्डिंग हैंडओवर लिया है। अच्छा, एक चीज जो सबसे जरूरी बात है कि फ्लैट खरीदने से पहले कोई भी जो प्रॉपर्टी बायर जो होता है, वो ये नहीं जान पाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है, जो लैंड एक्विजिशन उसके लिए किया गया है, वो कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है, तो वो कैसे पता करे? उसका जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट में जाएं या परचेस करें प्रॉपर्टी, तो आपको लैंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन जरूर लीजिए बिल्डर से। सब बिल्डर प्रोवाइड करते हैं, एकदम देते हैं, खुल के देते हैं। कारण क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एक, अगर हम 30 कट्ठा के लैंड में कुछ अपार्टमेंट बना है, तो कितने आदमी का कंट्रीब्यूशन है लैंड का उसमें, कितने आदमी का उसमें कन्वर्जन पे लैंड है जी। तो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन देता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी बिल्डर देता है। अच्छा। सारे का रसीद भी देता है कि किस किस मैंने लैंड ओनर से जमीन लिया हुआ है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया हुआ है, और कितना कितना शेयर हम दे रहे हैं। ये 3-4 चीजें बायर को, जो भी परचेजर है, उनको बिल्डर से जरूर लेना चाहिए। लेके वेरीफाई कर ले, उसके बाद अपना आगे प्रोसीड करें।
चलिए, तो फाइनली ये हुआ कि बायर को थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके पास जितना ज्यादा फंड आ जाए। और सबसे बड़ी चीज है, पटना में थोड़ा सा रियल एस्टेट अनऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए हम लोग ड्रीम स्पेस इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पटना में जगदेवपथ में अपना ऑफिस है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 4-5 बंदों की टीम है हमारी जो मार्केट देखते हैं, और 4-5 बंदे हैं जो फील्ड देखते हैं, इन्वेंट्री कलेक्ट करते हैं। तो हमारी भरसक प्रयास है, हम लोग पहली बिहार की कंपनी है जो जीरो कमीशन चार्ज करते हैं। हम लोग कस्टमर से 1 रुपया चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा, वी हेल्प जीरो, मतलब हेल्प। तो फिर आपकी इनकम क्या होती है? हमारी इनकम बिल्डर से होती है। अच्छा, जो बिल्डर आपको हाँ, सेल के आपको, जी हमारी एक बिल्डर से टाई अप होती है, सम परसेंटेज वो बिल्डर से हम लोग लेते हैं आफ्टर रजिस्ट्री। बिफोर रजिस्ट्री कुछ भी नहीं। कारण क्या है, कब कस्टमर के साथ कुछ हादसा हो जाए तो पेमेंट रिफंड करना ये पड़ता है। कहने का मतलब है कि एक बार बायर आ गया, आपने उसको दिखाया उखाया, सारा कुछ किया, जी वो विजिट सारा फ्री कराते हैं, सब कुछ फ्री, पिक एंड ड्रॉप सब कुछ हमारा फ्री होता है। ओके, तो हम लोग अपना फंड लगाते हैं। उसका रीजन क्या ना, बायर अनसेफ फील करने लगता है कि इतने मतलब एसोसिएट से जो है यहाँ फ्लैट दिखाते वहां फ्लैट दिखा, लेकिन प्रॉपर इनपुट नहीं देते हैं बायर के हिसाब से। मेरा कंसर्न है कि अगर मान लीजिए कि आपका है तो आपका मैं बजट पूछ लूं, लोकेशन पूछ लूं, आपका इंटरेस्ट कौन सा है और कितना आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अगर ये 4-5 चीजें अगर हम टॉपिक डिस्कस करके आपके लिए हम इन्वेंट्री ढूंढे तो आप भी सेटिस्फाइड रहेंगे कि मुझे लिमिटेड इन्वेंट्री दिखाए, मेरे हिसाब से दिखाए। तो हम लोग 1 रुपया किसी भी क्लाइंट से चार्ज नहीं करते हैं, और शुरू से लेके प्रॉपर्टी दिखाने से लेके टिल रजिस्ट्री तक हम लोग, हमारी पूरी टीम साथ रहती है, एक एक स्टेप पे गाइड करती है कि बिल्डर के साथ ये नहीं करना चाहिए, ये पेमेंट बिल्डर को मत दो, अभी रुक जाओ, वेरीफाई करते हैं तब बिल्डर को देना। मतलब कुछ कस्टमर को नहीं जानकारी होती, तो हमारा काम है गाइड करना कि यहाँ पे पेमेंट मत दो, पहले ये रिसिप्ट लो, ये देखो कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, वो सारा वेरीफाई करने के बाद आप पेमेंट दिलवाते हैं हम लोग। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए, एक आखिरी सवाल करूंगा, ये तो हो गई फ्लैट की बात। अगर मैं कहूं कि एक बायर कोई जमीन लेने जा रहा है, तो जैसे बहुत सारी चीजें होती है प्लॉटिंग के, वो एग्रीमेंट बेसिस पे प्लॉटिंग होते हैं, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहला भरसक कोशिश कीजिए अभिषेक जी की जो भी बायर्स हो ना, एग्रीमेंटेड प्लॉट पे ना जाए। एग्रीमेंटेड प्लॉटिंग जो भी कर रहे हैं एग्रीमेंटेड प्लॉट में जाए। उसका रीजन क्या ना, डेवलपर्स की भी गलती नहीं होती है। यहाँ क्या है, मार्केट का रेट ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा है। सपोज आप एज ए डेवलपर है, आपने 10 रुपए में कोई सामान खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, ठीक है, उस एरिया का उस समय डेवलपमेंट जीरो था जब आपने इन्वेस्ट किया जी, जिसका लैंड आपने परचेज किया, एग्रीमेंट करा, होता भी ऐसा ही है एग्जैक्टली। आपने 5 इयर्स वेट किया, उसको तो 5 साल पहले पैसा दे दिया ना सेलर को, बिल्कुल, एक एग्रीमेंट अमाउंट दे दिया। आपने 5 साल वेट किया, 5 साल वेट करने के साथ आपने अपनी टीम या गवर्नमेंट के साथ जो भी करके अपना उस एरिया को डेवलप करने की कोशिश की। अब एरिया डेवलप हो गया तो जो एग्रीमेंट किया हुआ है लैंड ओनर, वो मना कर देता है कि इस अमाउंट पे 10 रुपए पे हम नहीं देंगे, अब हम 20 रुपए पे देंगे। बट आपने मार्केटिंग की है 15 रुपया पे, 10 रुपए पे खरीदा, बिल्कुल आपकी भी खर्चे हैं, टीम है, बिल्कुल प्लस डेवलपमेंट में कॉस्ट लगेगा, तो आपने 5 रुपए मार्जिन रखे 15 रुपए में सेल कर दिया। ठीक है। अब सेलर कहता है जो जिसका लैंड है वो कहता है हमको 20 रुपए चाहिए, आप फंस गए वहां पे। तो फिर अब आप बताइए आपकी गलती कहाँ है? बीइंग एज ए डेवलपर आपकी गलती, आपने तो पूरा एरिया को डेवलप कर दिया। अब उस एरिया का हाइप किसने बनाया? आपने। तो प्रॉफिट भी तो आपको जाना चाहिए। अब यहाँ लैंड ओनर कहते हैं कि नहीं, करेंट वैल्यू से हमको दो, तो डेवलपर क्या ही कर लेगा। तो फिर इससे कैसे बचना चाहिए? इससे बचने का एक ही तरीका, अगर आपके पास फंड है तो गेट द रजिस्ट्री। आप रजिस्ट्री लेकर उसी समय आपने तुरंत वो, हाँ, जितना पैसा उतना रजिस्ट्री लेते जाइए, ताकि देखिए अब वो डेवलपर का दिमाग, मतलब सेलर का दिमाग भी बदलेगा, तो रजिस्ट्री तो आपके नाम पे है ना। हाँ। जितना का है उतना तो एटलीस्ट बायर को डिलीवर कर सकते हैं कमिटेड टाइम पे, कमिटेड अमाउंट में, तो वो सबसे सेफ है। तो एग्रीमेंट पे नहीं जाकर के लोग रजिस्ट्री वाले प्लॉट पे जाए तो सबसे सेफ रहेंगे, बायर भी डेवलपर्स में, लेकिन एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा डेवलपर्स इसलिए जाता है कि बंच ऑफ फंड के क्रंच होते हैं, कि पैसा उतना कौन लगाएगा, कहां से आएगा। हाई रिस्क भी तो है, हाई रिस्क भी है, रिस्क टोटली हाई है। आप देख रहे हैं पटना में क्या हालत है, बायर इतना अनसेफ फील कर रहे हैं एग्रीमेंटेड में कि उनको बाद में प्लॉटिंग नहीं मिलता, पोजीशन नहीं मिलता, दाखिल खारिज नहीं होता है, सही तरह की मन मुताबिक प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, तो बायर कहता है कि नहीं मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो उस चीज से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप रजिस्ट्री प्लॉट ले। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, ये सारे मुद्दे को आपने बहुत अच्छे से एलिबरेटली, मतलब पूरे विस्तार पूर्वक समझाया, और जो ग्राहक देख रहे हैं उन्हें भी शायद मुझे लगता है ये तमाम जो जानकारी सुशील जी ने दी वो बहुत बारीक जानकारियां होती है, जिसको शायद हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और मुझे लगता है कि हर बायर को ये जो जमा पूंजी, अपनी जिंदगी की पूंजी लगाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के समय, तो उन्हें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी तो आपकी हो ना हो, पैसे तो पहले आपके ही हैं जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए इन सब बातों को। और आपने जो इस खबर को देखा, आप जो इस साक्षात्कार को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं,
क्या ये आपके जरूरत के काम की चीज है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें और बताएं कि क्या आप इस जानकारी को हासिल करने के बाद आपने क्या क्या चीजें की, वो भी आप कमेंट में लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जिनको नहीं है, उन तक ये सारी जानकारी पहुंचे और वो भी किसी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सब चीजों को एक चेकलिस्ट बना लीजिए और उन चीजों को फॉलो करिए ताकि आपका पैसा नहीं डूबे, क्योंकि पैसा तो आप ही का है। और कभी भी जरूरत हो जी तो आप कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सर्विस देने को तैयार है। अगर उनको किसी गाइडलाइंस प्रॉपर्टी किससे भी ले रहे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जी अगर कस्टमर कहीं कंफ्यूज्ड है, उनको लीगली गाइडेंस नहीं मिल रहा, तो आप बेशक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल गाइड यू थ्रू ऑल द प्रोसेस विदाउट चार्जेस। हम ड्रीम स्पेस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का जो नंबर है आपको स्क्रीनशॉट पे दे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, आपको फ्री विजिट कराएंगे। और आपको लगता है कि ये जानकारी आपके मतलब की है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ आपके मतलब की नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए मतलब की है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपना पैसा जो है, अपनी पूंजी जो है फंसा देते हैं प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में। तो बस आज की इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले रियल एस्टेट की खबर में। आज हमारे साथ कैमरे पे मौजूद है अक्षय और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।